हिजबुल्लाह की जंग में तुर्की की एंट्री से खलबली मच गई। इजरायल के पूर्व पीएम ने तुर्की को अपना नया दुश्मन बता दिया। उधर तुर्की ने नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग कर दी है और इस बीच इजरायल ने लेबनान में सबसे बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। दक्षिणी लेबनान में आज भी इजरायल ने कई ऑपरेशन और हमलों को अंजाम दिया। इस स्पेशल रिपोर्ट को आप देखिए। ईरान के बाद तुर्की इजराइल का अगला टारगेट। नेतन्याहू वर्सेस एर्दोआन, मिडिल ईस्ट में नया महायुद्ध। खाड़ी में जंग का तूफान थमा भी नहीं कि नया बवंडर खड़ा हो गया है। इजराइल ने ईरान पर तूफानी हमले किए, उसके न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को कुचलने का दावा किया। अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने अगला टारगेट चुन लिया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को नया दुश्मन क्यों बता रहे हैं नेतन्याहू? नेतन्याहू को 5000 साल तक जेल में क्यों रखना चाहते हैं एर्दोआन? הם נלחמים כרגע על הישרדותם. הכוח של מדינת ישראל, רק 80 שנה אחרי השואה, נראה בפני כל העולם. גם אם העולם שכח את לקחי השואה, אנחנו לא שכח. ईरान के साथ 40 दिन की जंग सीज फायर के बाद भले ही रुक रुक कर बढ़ रही हो, लेकिन इजराइल ने तुर्की को नया खतरा बता दिया है। भले ही खुद नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ उनकी जंग खत्म नहीं हुई है, लेकिन इजराइल के एक्सपर्ट और पूर्व पीएम ने बड़ी चेतावनी दे दी है। एक शातिर और खतरनाक दुश्मन जो इजराइल को घेरना चाहता है। हमें अलग अलग तरीकों से लेकिन एक साथ तेहरान और अंकारा से पैदा हुई दुश्मनी के खिलाफ एक्शन लेना होगा। तुर्की नेटो का सदस्य है, लेकिन रुख पूरी तरह इजराइल के खिलाफ है। एर्दोआन खुलकर कह चुके हैं इजराइल इलाके में खलबली मचा रहा है और अस्थिरता फैला रहा है, जबकि कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि इजराइल के लिए एर्दोआन सबसे खतरनाक नेता है। 2 दिन पहले तुर्की विदेश मंत्रालय के ट्विटर हैंडल से एक लेटर जारी किया गया, जिसमें लिखा गया, नेतन्याहू ने जो अपराध किए हैं वो आज के समय के हिटलर के हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी यही है। नेतन्याहू के खिलाफ युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ किए अपराधों के आरोप में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। नेतन्याहू और इजराइल की सरकार अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कार्रवाई का सामना कर रही है। लेकिन इजराइल की सबसे बड़ी टेंशन ईरान नहीं, बल्कि लेबनान का हिजबुल्लाह है। सीज फायर के बाद भी इजराइल और हिजबुल्लाह में जंग की रफ्तार नहीं थमी। दोनों करीब 2.5 साल से एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने कई मोर्चों पर इजराइल के खिलाफ हमला कर बड़ा झटका दे दिया था। इसमें 1000 से अधिक इजरायली मारे गए और सैकड़ों को बंदी बना लिया गया। 8 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने हमास पर पलटवार किया तो हिजबुल्लाह एक्टिव हो गया। हिजबुल्लाह ने इजरायली बॉर्डर को रॉकेट हमलों से धुआं कर दिया और तब से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग छिड़ी हुई है। करीब 2.5 सालों से इजराइल हिजबुल्लाह को बॉर्डर से पीछे धकेलने में लगा है। הייתי אי שם בלבנון, ברצועת הביטחון עם כוחותינו, עם חיילי המילואים הנפלאים שלנו, עם המפקדים הנועזים. הם עושים שם עבודה מדהימה, ברוח איתנה, בנחישות גדולה, ובהצלחות גדולות שכמובן צריך להכיר בהם. הדבר הראשון, अमेरिका ने सीज फायर करवाया, लेकिन इजराइल इसके खिलाफ था। इजराइल के अंदर ही सवाल उठने लगे, क्या इजराइल का ऑपरेशन नाकाम साबित हुआ? लंबी जंग लड़ने के बाद भी ईरान खत्म नहीं हुआ।
हिजबुल्लाह अब भी एक्टिव है, ऊपर से नया मोर्चा खुल गया है। अगर तुर्की और इजराइल आमने सामने आए तो ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं होगी, नेटो बनाम मिडिल ईस्ट की जंग शुरू हो जाएगी। मुस्लिम दुनिया और इजराइल के बीच जंग का नया मोर्चा खुल जाएगा और एक नया लेकिन बड़ा युद्ध संकट शुरू हो जाएगा। तुर्की पहले ही चेतावनी दे चुका है और अपने इलाके में सैन्य तैयारी बढ़ा रहा है। इजराइल और तुर्की के बीच जंग का मतलब है मल्टी फ्रंट वॉर। गाजा, लेबनान, सीरिया होते हुए भूमध्य सागर तक जंग पहुंच जाएगी। तुर्की नेटो का सदस्य है तो इस जंग में नेटो भी उलझ जाएगा। इजराइल इस जंग को परमाणु हमले तक ले जा सकता है। Bu yıl veya bu yol tıkanır veya dinamitlenirse işte o zaman devletimizin kadife eldivene sarılı demir yumruğunu kullanmaktan da çekin. मार्च 2026 से लेबनान में इजराइल ने नई जंग की शुरुआत की। इजराइल ने साउथ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन और एयर स्ट्राइक्स तेज कर दिए। हिजबुल्लाह ने उत्तर इजराइल पर रॉकेट बरसाए, यहाँ तक कि पुराने चर्च तक को निशाना बनाया गया। इजराइल ने कसम खाई कि वो अब हिजबुल्लाह के खिलाफ तब तक जंग लड़ेगा जब तक उनके पूरे हथियार खत्म न कर दे। इस जंग से लेबनान की सरकार इतनी डर गई कि उसने वॉशिंगटन तक से बात की, लेकिन हिजबुल्लाह ने इजराइल से बात करने से इनकार कर दिया। हिजबुल्लाह ने कहा कि इजराइल के साथ बातचीत का मतलब है सरेंडर। हम इजराइल के साथ बातचीत नहीं करेंगे, ये बातचीत आग के बीच आत्मसमर्पण है। हम इजराइल के हर हमले का जवाब देंगे बिना किसी सीमा के। इसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नईम काज़मी को अपना सबसे बड़ा टारगेट बना लिया। इजराइल कह रहा है ये गाजा मॉडल नहीं है, बल्कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करने का ऑपरेशन है। इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने हुंकार भरी कि वो और भी मजबूत हो गया है। अब सवाल है, क्या नेतन्याहू दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ेंगे? हिजबुल्लाह अभी भी एक्टिव है और तुर्की की धमकियां बढ़ती जा रही हैं। इलाके में शांति दूर दूर तक नहीं दिख रही। हिजबुल्लाह गुरिल्ला वॉर और रॉकेट हमलों में माहिर है। हिजबुल्लाह से निपटने के लिए इजराइल को रॉकेट लॉन्च पैड को सबसे पहले खत्म करना होगा। इस स्पेशल फोर्सेस से टारगेटेड ऑपरेशन शुरू करना होगा, लेकिन तुर्की से उसकी लड़ाई आसान नहीं होगी। उसके पास बड़ी सेना है, नौसेना के साथ ड्रोन का जखीरा है। तुर्की से डायरेक्ट ग्राउंड वॉर करना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि इजराइल फाइटर और साइबर वॉर के सहारे तुर्की के खिलाफ जंग बढ़ा सकता है। तो क्या ईरान सिर्फ शुरुआत था? क्या नेतन्याहू अब नया मोर्चा खोलने जा रहे हैं? क्या एर्दोआन अगला बड़ा खिलाड़ी बन चुके हैं? क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ आगे बढ़ रही है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब है, क्या नेतन्याहू जानबूझकर जंग का दायरा बढ़ा रहे हैं? क्या एर्दोआन खुद को मुस्लिम दुनिया का नया लीडर साबित करना चाहते हैं? और क्या हिजबुल्लाह इस पूरे खेल का सबसे खतरनाक मोहरा है? लेकिन इस पूरी जंग में एक और खतरनाक परत छुपी हुई है। ये सिर्फ इजराइल बनाम हिजबुल्लाह या इजराइल बनाम तुर्की की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये बनती जा रही है पूरे मिडिल ईस्ट की एक नई जंग। इजराइल जिस मल्टी फ्रंट वॉर की बात कर रहा है वो धीरे धीरे हकीकत बनता जा रहा है। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में ईरानी नेटवर्क और अब तुर्की की खुली चेतावनी, यानी चारों तरफ से घिरता हुआ इजराइल। ईरान से शुरू हुई ये जंग अब तुर्की, लेबनान और पूरे मिडिल ईस्ट को निगलने की तरफ बढ़ रही है। और सवाल सिर्फ ये नहीं कि अगला निशाना कौन है, सवाल ये है क्या दुनिया इतनी बड़ी जंग के लिए तैयार भी है? क्योंकि इसके आगे का युद्ध सिर्फ परमाणु हो सकता है। और देखिए, इस महायुद्ध के बीच चीन अब तक शांत था। हालांकि उस पर युद्ध के बीच ईरान को हथियार मुहैया कराने के आरोप भी लगे। अगले महीने ट्रंप चीन जाने वाले हैं और उससे पहले चीन की ओर से शांति का प्रस्ताव सामने रखा गया। नए खेल की ओर इशारा किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में आपको चीन का ये खेल समझ आएगा। शांति की कोशिश में बीजिंग भी कूदा।
बीजिंग से आया शी का नया इंतजाम। पाकिस्तान के बाद चीन भी जंग रुकवाने आया। पाकिस्तान में इस्लामाबाद टॉक्स फेल होने के बाद कूटनीतिक मोर्चे पर अलग अलग मुल्कों से नई पहल देखने को मिल रही है। तुर्की और फ्रांस के बाद अब बीजिंग में यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दौरे के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के लिए फॉर्मूला पेश किया है। चीन का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए बातचीत, संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान जरूरी है। शी जिनपिंग ने 4 सूत्रीय प्रस्ताव रखा है। शी ने 4 अहम सिद्धांत दिए हैं। पहला सिद्धांत साथ साथ जीने के नियम का है। दूसरा सिद्धांत सबकी संप्रभुता के सम्मान का है। तीसरा सिद्धांत साथ साथ विकास और सुरक्षा का है और चौथा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय नियमों की बाध्यता का है। शी जिनपिंग ने एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोलते हुए कहा कि दुनिया को जंगल के कानून की तरफ लौटने नहीं दिया जा सकता। इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ के अधिकारों की रक्षा करें। ये जब हमें सही लगे तब इस्तेमाल करें, जब ना लगे तो छोड़ दें। जैसा नहीं हो सकता और हम दुनिया को जंगल के कानून पर वापस नहीं जाने दे सकते। पश्चिम एशिया में हालात बेहद संजीदा हैं, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है और अमेरिका ने भी हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी कर दी है। हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर असर पड़ा है। तेल सप्लाई और एनर्जी मार्केट में उथल पुथल है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। अल जजीरा के मुताबिक अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद चीन का टैंकर रिच स्टारी हॉर्मुज स्ट्रेट से निकल गया। वहीं शिपिंग डेटा देने वाले लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप के आंकड़ों के मुताबिक ये आवाजाही दर्ज की गई। अमेरिका कह रहा है कि चीन ईरान से तेल नहीं ले पाएगा। वहीं चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो ईरान के साथ तेल का व्यापार जारी रखेगा। वैसे बात हॉर्मुज को लेकर ही फंसी हुई है। इस बीच में चीन भी पीस मेकर की फहरिस्त में शामिल होने की कोशिश में है। हालांकि अमेरिका और ईरान की ओर से अगले दौर की बातचीत के संकेत तो मिल रहे हैं, लेकिन दोनों अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। और देखिए, अमेरिका ने अपने वॉरशिप के जरिए एक तरह से हॉर्मुज पर कब्जा जमा लिया है। हालांकि ईरानी नेवी का कहना है कि असली कंट्रोल अभी भी उनके ही हाथ में है। बंदरगाह में विश्व युद्ध शुरू। हॉर्मुज में अमेरिका ईरान युद्ध। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान की वार्ता फेल होने के महज 48 घंटे के अंदर ही ईरान पर बहुत बड़े हमले का प्लान पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने जबरदस्त पलटवार के लिए अपने मिसाइलों के बंकर पूरी तरह से खोल दिए हैं। खबर है कि हॉर्मुज का सबसे सेंसिटिव 33 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह से अमेरिका के कब्जे में जाने वाला है और यही वजह है कि फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी में 2000 किलोमीटर समुद्री इलाके में अब बंदरगाह विश्व युद्ध एक तरह से शुरू हो चुका है। खबर है कि अमेरिका के 10 जंगी जहाज ईरान के हॉर्मुज और खार्ग द्वीप को पूरी तरह से तबाह करने जा रहे हैं। लेकिन इस हमले में सबसे घातक चाल अमेरिका की ये है कि हॉर्मुज की नाकेबंदी से इस इलाके में फंसे 1400 जहाज सीधे जंग के बीचों बीच आ जाएंगे। खबर तो ये भी है कि ईरान की तरफ जा रहे और वापस आ रहे चीन के तेल टैंकरों की रक्षा के लिए चीन अपनी नौसेना के जहाजों को रवाना कर चुका है, जिसका मतलब है कि इस ईरान युद्ध में अब चीन की भी एंट्री हो चुकी है। जबकि दूसरी तरफ ईरान ने अरब में मौजूद लगभग 40 बंदरगाहों पर हमला करने के संकेत दे दिए हैं। कुल मिलाकर पूरा पश्चिम एशिया एक बार फिर से भीषण जंग के बीचों बीच आ चुका है। ईरान पर बमबारी के लिए अमेरिका के B-2 बम वर्षक और फाइटर जेट्स उड़ान भरने लगे हैं। यानी अब वक्त के साथ घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं ईरान के उस समुद्री इलाके हॉर्मुज से, जो अब विश्व युद्ध का अड्डा बन चुका है। हॉर्मुज की नाकेबंदी, अमेरिका ईरान का आखिरी हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड पूरी ताकत से ईरान के बंदरगाहों से गुजरने वाले दुनिया भर के जहाजों की नाकेबंदी करने में जुट गया है।
ईरान के इलाके में ट्रंप की दादागिरी का ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। खबर तो यहां तक है कि अमेरिका के इस हमले और नाकेबंदी के खिलाफ चीन और रूस अब पूरी तरह से जंग में कूदने लगे हैं। चीन ने तो अपने जहाजों को अमेरिकी युद्धपोतों की नाकेबंदी से बचाने के लिए अब अपने जंगी जहाजों को उतार दिया है। अगर सिर से ऊपर पानी गुजरा तो चीन और अमेरिका के बीच जंग भी हो सकती है और फिर चीन जरा भी चुप नहीं बैठेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के बंदरगाहों की ओर आने जाने वाले जहाजों को रोका जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नाकेबंदी का मकसद ईरान की तेल बिक्री रोकना है। ट्रंप के मुताबिक कई दूसरे देश भी अमेरिका का साथ दे रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की सैन्य ताकत को भारी नुकसान हुआ है और उसकी नौसेना लगभग खत्म हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के 158 जहाज तबाह किए जा चुके हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान में हुई वार्ता के नाकाम होने के बाद अमेरिका ने ईरान पर दोबारा सैन्य हमले लगभग शुरू कर दिए हैं। खुफिया इनपुट्स के मुताबिक हॉर्मुज में नाकेबंदी, ये नाकेबंदी मुख्य रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रवेश द्वार पर केंद्रित है। इंटरकॉन्टिनेंटल रिंग, अमेरिकी नौसेना ने आउटर और इनर 2 रिंग बनाई है। इनर रिंग हॉर्मुज के मुहाने पर है, जबकि आउटर रिंग ओमान की खाड़ी और अरब सागर में फैली है। सर्च और सीजर, अमेरिकी युद्धपोत हर उस टैंकर को रोकेंगे जो ईरान के बंदरगाहों जैसे बंदर अब्बास या चाबहार की ओर जा रहा है या फिर वहां से निकल रहा है। तकनीकी निगरानी, इसमें MQ-4C ट्राइटन जैसे हाई एल्टीट्यूड ड्रोन और उपग्रहों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि एक भी छोटा जहाज नजर से न बच पाए। آمریکای متجاوز علیه کشورمان و امنیت دریانوردی شناورها در آبهای بین المللی اطلاعی به این شرح مسلح جمهوری اسلامی ایران دفاع از حقوق قانونی کشورمان را وظیفه‌ای طبیعی و قانونی می‌دانند و بر همین اساس اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران इसराइल और ईरान के दरमियान सीज फायर जारी है, लेकिन उस पर भी लगातार बादल मंडला रहे हैं। कब ये सीज फायर टूट जाएगा किसी को नहीं मालूम। हालांकि आज भी नेतन्याहू ने कहा कि किसी भी वक्त जो है ये सीज फायर टूट सकता है और ईरान और इसराइल के दरमियान फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। और देखिए, पाकिस्तान ने यूएस ईरान के बीच फिर से मध्यस्थता की पेशकश की है। पाकिस्तान को लेकर अल जजीरा ने बहुत बड़ा दावा किया कि पाकिस्तान ने फिर से इस्लामाबाद में मध्यस्थता की पेशकश कर दी है। दुनिया में अपनी आर्थिक कंगाली का कटोरा लेकर घूमने वाला पाकिस्तान अब ग्लोबल पीसमेकर बनने का ख्वाब देख रहा है। खुद के घर में आटे के लाले हैं, लेकिन जनरल आसिम मुनीर को दुनिया का चौधरी जो बनना है। अल जजीरा और फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। इस्लामाबाद में गुपचुप तरीके से अमेरिका और ईरान को बिठाने की कोशिश तो की गई, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। हालात ये है कि आसिम मुनीर अब फील्ड मार्शल नहीं, फील्ड मार्शल नजर आ रहे हैं। कूटनीति के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ हो जब किसी देश ने व्हाट्सएप मैसेज के जरिए इतनी बड़ी वार्ता की जानकारी लीक की। न कोई औपचारिक ब्रीफिंग, न मीडिया की एंट्री। अमेरिका और ईरान के पत्रकारों को अलग अलग कमरों में ऐसे बैठाया गया जैसे स्कूल के बच्चों का एग्जाम हो रहा हो। पाकिस्तान ने इसे महाशक्ति बनने का मौका समझा था, लेकिन दुनिया ने इसे पाकिस्तान की भद पिटवाना करार दिया है। चलिए अब आपको यह बताते हैं कि पाकिस्तान की इस मेज पर क्या खिचड़ी पकी। ईरान ने अपनी मांगे रखी, जिस पर अमेरिका ने तुरंत वीटो लगा दिया। ईरान की मांग, विदेशों में संपत्ति डिफ्रीज हो, अमेरिका बिल्कुल नहीं। ईरान की मांग, हिजबुल्लाह पर हमले रुकें, अमेरिका सवाल ही नहीं उठता। ईरान की मांग, होर्मुज से टोल वसूली, अमेरिका नामुमकिन।
वहीं जब अमेरिका ने अपनी शर्तें रखी तो ईरान ने भी हाथ खड़े कर दिए। यूएस की शर्त, परमाणु कार्यक्रम बंद करो, ईरान कभी नहीं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कह दिया कि गेंद अब ईरान के पाले में है। वेंस ने चुटकी लेते हुए कहा कि शायद ईरानी टीम के पास फैसला लेने की पावर ही नहीं थी। अब चर्चा है कि 16 अप्रैल को दूसरे दौर की बातचीत होगी। Some good conversations. I think it was the first time that you'd ever seen the Iranian government, the U.S. government meet at such a high level, maybe in the history of the current leadership of Iran. So that's, I think, a positive. And again, we did make some progress in the negotiation. The big question from here on out is whether the Iranians will have enough flexibility, whether the Iranians will accept the critical things that we need to see in order for things to get done. पाकिस्तान की हालत अब उस बिन बुलाए मेहमान जैसी हो गई है जो जबरन शादी में खाना परोसने की कोशिश कर रहा हो और उसे कोई पूछ ही नहीं रहा हो। आसिम मुनीर साहब, मुल्क की जीडीपी संभालिए, ग्लोबल पीस मेकिंग आपके बस की बात नहीं। देखते हैं 16 अप्रैल को जेनेवा बाजी मारता है या पाकिस्तान एक बार फिर अपनी भद पिटवाने के लिए तैयार होता है।